जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। आप मीडिया के सामने कोई भी बयान दे दो, सोशल मीडिया पर कुछ भी कह दो, लेकिन जब मामला कोर्ट पहुंचता है तो आपको वहां तथ्य रखने पड़ते हैं, आपको वहां पूरी बात सही तरीके से बतानी पड़ती है। वहां पर हवा हवाई बातें नहीं चलती हैं। और जब ऐसा होता है तो कई बार आपके झूठ भी पकड़े जाते हैं, विरोधाभासी बातें हो जाती है। और यही हुआ है आईपैक के मामले में। आईपैक का मामला जिसमें बंगाल में ईडी ने रेड डाली थी आईपैक के दफ्तर पर, सह संस्थापक प्रतीक जैन के दफ्तर पर, और उस रेड में ममता बनर्जी ने धावा बोल दिया था और वहां से कई दस्तावेज उठाकर ले गई थी। इस मामले को ईडी पहले कोलकाता हाईकोर्ट लेके गई, लेकिन वहां पर इतनी भीड़भाड़, इतना हंगामा कर दिया गया कि सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद ईडी इस मामले को सुप्रीम कोर्ट लेके गई। सुप्रीम कोर्ट में ममता बनर्जी के खिलाफ सीबीआई एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने की मांग की कि ममता बनर्जी ने सरकारी काम में बाधा डाली है, ममता बनर्जी ने वहां पर सरकारी अधिकारियों को धमकाया गया है, आपराधिक साजिश, इस तरह के उनके ऊपर कई धाराएं लगाने के लिए और एफआईआर दर्ज करने की मांग की। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जवाब मांगा ममता बनर्जी से और बंगाल की पुलिस से। इसमें डीजीपी राजीव कुमार, जो कि इस वक्त रिटायर हो चुके हैं, और कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज कुमार, और इसके अलावा डीसीपी प्रियव्रत रॉय, इनसे जवाब मांगा गया था कि आप अपना पक्ष रखें। अब जो इन्होंने जवाब दिया है उस जवाब से दोहरी बातें निकल कर आती हैं कि जो उस दिन हुआ, जो कैमरे में दिख रहा है, जो ममता बनर्जी खुद कह रही है और जो पुलिस कह रही है, उन दोनों में कितना अंतर है। पहले तो इनकी तरफ से जवाब था कि हमने ईडी के अधिकारियों के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की, कोई धमकाया नहीं, बल्कि बड़ा सहयोग किया। ईडी के अधिकारियों ने ही उल्टा हमारे साथ गलत व्यवहार किया, हमें धमकाया, दुर्व्यवहार किया और हमको इस छापे की ठीक से जानकारी भी नहीं दी। ये आरोप इन्होंने लगाए हैं ईडी के ऊपर। जबकि ईडी अधिकारियों ने कहा कि यहाँ पर ममता बनर्जी का पूरा लाव लश्कर जो आया था, 100 पुलिसकर्मी लेकर आई थी और हमको धमकाया गया। अब आप खुद भी सोच लीजिए, बाहर ये इतने पुलिसकर्मी और उसके बाद टीएमसी के कार्यकर्ता खड़े हुए हैं बाहर, ममता बनर्जी खुद है, और कौन किसको धमका रहा होगा ये तो इन स्थितियों से ही पता चलता है कि कौन धमकाने की स्थिति में होगा। लेकिन फिर भी ये लिखा गया। अब इसके बाद जो इन्होंने लिखा वो गौर करने वाली बात है। इन्होंने जवाब दिया कि ममता बनर्जी उस दिन 12:45 बजे आई, जब ईडी छापा के मार रही थी। तब ममता बनर्जी ने वहां पर आकर ईडी के अधिकारियों से रिक्वेस्ट की। उन्होंने कहा कि मेरा आपसे अनुरोध है कि हमारा कुछ राजनीतिक डाटा और मटेरियल जो है वो यहाँ है, मुझे उस तक एक्सेस दी जाए, अलाउ किया जाए, अलाउ मी एक्सेस टू दैट डेटा एंड मटेरियल्स विच बिलोंग टू माय पार्टी अकॉर्डिंग टू देम, कि उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ है जो डेटा और मटेरियल है। और ईडी ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की। ईडी ने बहुत आराम से इसके लिए हामी भरी और उसके बाद ममता बनर्जी चली गई। ये बताया है पुलिस वालों ने। यही लोग बताए कि अगर सब कुछ बहुत इतने प्रेम से हो रहा था तो ममता बनर्जी बाहर मीडिया के सामने ईडी के अधिकारियों पर क्यों चिल्ला रही थी, क्यों मीडिया को बोल रही थी तो राजनीतिक रेड है, यहाँ ईडी जो है बीजेपी की राजनीति कर रही है, हमारे कैंडिडेट्स की लिस्ट चुराने आई है, रणनीति चुराने आई है, हरी फाइल चमका रही थी। वो हरी फाइल का भी वीडियो फुटेज है और कई और दस्तावेज इनके साथ आए हुए अधिकारी जो है वो गाड़ियों में डाल रहे थे। तो जब सब कुछ इतना अच्छा था तो ईडी के अधिकारियों से आपको समस्या क्या थी? और उस दिन का हंगामा जो है किसने शुरू किया? वो ममता बनर्जी, इनकी पार्टी ने शुरू किया। ईडी के अधिकारी तो आए नहीं कैमरे के सामने। ममता बनर्जी जब आईपैक के ऑफिस पहुंची, जैसा कि 12:45 बजे बताया गया है, उसके बाद जब ये निकली तो फिर वहां पर मीडिया, और इन्होंने मीडिया को अलग से संबोधित भी किया। क्या ईडी के अधिकारियों ने कुछ कहा? सारे आरोप इनकी पार्टी लगा रही थी, इसे पॉलिटिकल रेड कह रही थी, बीजेपी का एजेंडा बता रही थी, और साथ ही ये कह रही थी कि हमारे राजनीतिक दस्तावेज ले जाने आए हैं। लेकिन आज आप कह रहे हैं कि नहीं, ईडी के लोग तो बड़े हमारे साथ बहुत अच्छे से व्यवहार कर रहे थे। और ये एक तरफ आप कहते हैं कि ईडी के अधिकारियों ने पुलिस के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, लेकिन ममता बनर्जी को पॉलिटिकल डाटा ले जाने के लिए, उस तक पहुंचने के लिए हामी भरती। मतलब जिस चीज को ईडी के अधिकारी चुराने आए थे, उनके अनुसार, ममता बनर्जी के अनुसार, जिस चीज को ईडी के अधिकारी लेने आए थे वही चीज ममता बनर्जी को ले जाने दिया, ममता बनर्जी को देखने दी। तो ये अपने आप में विरोधाभासी बातें हैं। और विरोधाभास क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप फंस जाते हैं तो आपको गोलमोल बातें करनी पड़ती हैं, क्योंकि सबके सामने है, वीडियो फुटेज सबके सामने है। ममता बनर्जी क्यों गई किसी भी रेड में? किस प्रोटोकॉल के तहत आप गई? ईडी के अधिकारी
जो इसके लिए इन्फॉर्म करते हैं स्टेट पुलिस को इन्फॉर्म करना होता है, राज्य की ममता बनर्जी को इन्फॉर्म नहीं करना होता। और ममता बनर्जी कह रही है मैं तो टीएमसी की मुखिया की हैसियत से गई। तो भी आप क्यों गई? क्योंकि वहां जब ईडी के अधिकारी अंदर आ गए, उन्होंने वहां के कर्मचारियों को एक जगह पे बैठाया, उनके फोन ले लिए, फोन इकट्ठे किए गए और बाहर से कम्युनिकेशन बंद कर दिया गया और फिर जाके जांच शुरू हुई। ये एक सामान्य प्रोटोकॉल है जो भी छापामारी होती है उसमें फिर जो अंदर है वो अंदर है, वो अंदर ही रहेगा, बिना अधिकारियों की इजाजत के बाहर नहीं जाएगा और बाहर का आदमी बिना अधिकारियों की अनुमति के अंदर नहीं आएगा। लेकिन ममता बनर्जी धप्प से पहुंच गई। और आप ये डीजीपी, डीसीपी, कमिश्नर, इन सबको इतना बड़ा लाभ लश्कर लेकर, सब बड़े बड़े अधिकारियों को लेकर क्यों गई थी? आपका ये आपको तो पहले यही बताना पड़ेगा। अभी तो ममता बनर्जी को भी फाइल करना है अपना जवाब, क्योंकि ईडी ने दोनों पर आरोप लगाया। ईडी ने ममता बनर्जी पर भी लगाया है, साथ ही पुलिसकर्मियों पर भी लगाया है, पुलिस अधिकारियों पर। और इसके अलावा जिन 3 ईडी अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी उनका भी आरोप है। और इसीलिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने उन अधिकारियों पर जो इन्होंने एफआईआर दर्ज की थी उसकी जांच पर रोक लगा दी। और ये भी ईडी ने मांग की थी कि जो सीसीटीवी फुटेज इनका देखिए क्या तरीका रहता है कि एफआईआर दर्ज कर लो, तुरंत जैसे एफआईआर दर्ज होगी तो पुलिस को जांच के अधिकार मिलेंगे और जांच के नाम पर आप सीसीटीवी फुटेज गायब करवा लो। तो सीसीटीवी फुटेज प्रिजर्व करने के लिए ईडी की तरफ से मांग की गई और जो ममता बनर्जी दस्तावेज ले गई है उसकी भी मांग की गई है कि उन्हें भी सुरक्षित रखा जाए, क्योंकि ईडी का कहना है कि वो दस्तावेज लेके गई है ममता बनर्जी जो हमने सीज किए थे और वो जबरदस्ती ले गई और एक तरह से हम लोग को असहाय कर दिया वहां पर। तो ये ममता बनर्जी भी अब जवाब देंगी, उन्हें बताना पड़ेगा कि क्यों आई, क्या लेकर गई, क्यों लेकर गई। अगर आप कहेंगे कि पॉलिटिकल रेड थी तो आप साबित करें कि पॉलिटिकल रेड थी, क्योंकि जैसा कि पिछली सुनवाई में हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर रेड के लिए पर्याप्त अनुमति है, जो जरूरी अनुमति चाहिए जिन अधिकारियों की, जो भी हायरार्की में अनुमति चाहिए वो अनुमति है और प्रोसीजर फॉलो किया गया है, तो इसे आप गलत इरादे से की हुई रेड नहीं मान सकते हैं। तो ये जरूरत है केस की, इसलिए रेड की गई है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। दूसरा, ईडी ने बताया था हमारे पास राइट टू बिलीव है, यानी कि छापा मारना जरूरी है, इसके हमारे पास पर्याप्त कारण है, हम इस बात को मान सकें कि यहां से हमें कुछ मिलेगा, इसके हमारे पास आधार है। और आधार क्या थे? पूरा मामला कोयला तस्करी का 2742 करोड़ का मामला, जिसमें ये भी आया कि इनके फर्म के साथ भी कुछ लेन देन हुआ है, करोड़ों करोड़ का लेन देन हुआ है। इसमें जो तस्कर है लाला, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसने आईपैक को उसके जरिए कई माध्यमों से होते हुए ये पैसा आईपैक तक पहुंचा है और फिर ये पैसा गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल हुआ है और इसमें एक फर्म का नाम भी सामने आ रहा है। तो ये सारी चीजें जब सामने हैं, ईडी के पास आधार थे रेड करने के, तो ईडी ने रेड की है। अब आप कहें कि चुनाव था, तो चुनाव तो अप्रैल में जाके है, यही बात तो ईडी की तरफ से रखी गई, उनके वकील ने ये बात रखी कि आप कहते हैं चुनाव था, जनवरी में कौन सा चुनाव हो रहा था? 8 जनवरी थी तारीख, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी, चुनाव तो अप्रैल में जाके होना है। तो कौन सा चुनाव वहां पर हो रहा था जो आपको लग रहा है? आप कह रहे हैं कि नहीं तो चुनाव के बीच में डाली गई। अब क्या ईडी 6 महीने तक बैठी रहती कि अब चुनाव होगा, तब चुनाव होगा और तब हम जाके छापा मारेंगे, और तब तक तो है भनक लग जाए तो 4 चीजें गायब। और ऊपर से जो आईपैक और टीएमसी का जो इनका कनेक्शन निकल के आ रहा है कि किस तरह से आईपैक जो है वो सरकार के अंदर तक घुसी हुई है, टीएमसी के बड़े बड़े फैसले ले रही है, किसको एमपी बनाना है, किसको एमएलए बनाना है, एमपी एमएलए के दफ्तर में बैठी रहती है। तो ये दिख रहा है कि कैसे गुत्थी उलझी हुई है कि मामला सिर्फ आईपैक तक पैसे आने का नहीं, आखिर आईपैक के पैसे दिए क्यों? यहाँ तो कभी अभिषेक बनर्जी भी फंसे थे। तो ये तार तो जुड़ते हैं और ये मामला तो अलग चलेगा, इसकी जांच हो रही है और प्रतीक जैन को जो है वो समन की देने की भी बात भी हो रही है। तो ये तो एक अलग चल रहा है, लेकिन जो कोर्ट की बात है, कोर्ट का मामला यहाँ तक सीमित है कि उस रेड में ममता बनर्जी ने दखल दिया, नहीं दिया, क्या ले गई, नहीं ले गई, और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की अनुमति देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, इस सब पर विचार हो रहा है सुप्रीम कोर्ट में। 4 तारीख को इसकी सुनवाई होगी। ममता बनर्जी भी जवाब देने वाली है। उनकी जवाब ये तो, इन्होंने भी एफिडेविट दायर किया था तो वो सामने आया, हो सकता है ममता भी कर चुकी होंगी, लेकिन वो सामने नहीं आया है, पर उस पर जब चर्चा होगी तो कोर्ट में तो सामने आएगा ही। इन्होंने अपने वकील दौड़ाए हुए हैं हर बार की तरह, वही बड़े बड़े कपिल सिब्बल सिंघवी टाइप वकील इनके हैं, जो कोई पुलिस का देख रहा है, कोई ममता बनर्जी का देख रहा है, केस उनकी तरफ से लड़ रहे हैं।
पर इनके लिए जवाब देना मुश्किल तो है ही, और फंस तो गए हैं, क्योंकि आप इससे इनकार नहीं कर सकते कि आपने ही इसे पॉलिटिकल रेड बोला है। आप वहां से कागज ले गई हैं, ये आप मीडिया के सामने दिखा रही है, और आप कह रही हैं कि ईडी के अधिकारी यहाँ पे राजनीतिक रेड करने आए थे, इसीलिए मैं यहाँ पर आई हूँ। तो इन चीजों से आप इनकार नहीं कर सकती, और आप ये नहीं कह सकती कि ईडी के अधिकारी यहाँ पर हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे थे और इसीलिए मैं उन्हें बाहर जाके उनके खिलाफ बोल रही थी। तो ये सारी चीजें जब कोर्ट में डिस्कस होंगी, चर्चा होगी, दलीलें दी जाएंगी, तो इनकी तो परत परत इनके झूठ पकड़े जाएंगे। ये तो एक छोटी मीडिया रिपोर्ट सामने आई है, जब कोर्ट में तो इनके पूरे एफिडेविट को छाना जाएगा, खंगाला जाएगा कि कहाँ कहाँ क्या इन्होंने दो दो बातें, दोहरी बातें बोली है, और फिर इनके लिए कोर्ट में बचना मुश्किल होगा। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।